शहर के बीचों बीच प्राचीन इमारतों और आधुनिक ऊंचाइयों के बीच बसा हुआ था एवरग्रीन थिएटर। ये थिएटर अपने समृद्ध इतिहास और अंतरंग माहौल के लिए प्रसिद्ध था और उन लोगों के लिए एक पनाहगाह था जो कला में सुकून ढूंढते थे। इसके नियमित दर्शकों में एक युवा महिला निमिषा भी थी। निमिषा एक 22 साल की खूबसूरत दुबली पतली मीडियम हाइट की लड़की थी, जिसके बाल कमर तक थे। आंखें छोटी पर आकर्षक थी। ज्यादातर वो सलवार कमीज पहना करती थी, पर कभी कभी साड़ी भी पहन लिया करती थी। जिस दिन वो साड़ी पहनती थी उस दिन वो किसी कॉलेज के प्रोफेसर से कम नहीं लगती थी। निमिषा का थिएटर से खास जुड़ाव था। वो और उनके पिता राज ने अनगिनत प्रदर्शनियां एक साथ देखी थी। राज कला के एक प्रबल प्रेमी थे और उन्होंने ये जुनून निमिषा में भी भरा था। हर शुक्रवार शाम वे अपनी पसंदीदा सीटों पर बैठते, E7 और E8 मंच पर घटित हो रही कहानियों में डूबे हुए। लेकिन एक साल पहले सब कुछ बदल गया। निमिषा के पिता राज एक लाइलाज बीमारी से लड़ते लड़ते एक दिन गुजर गए, जिससे निमिषा को गहरा सदमा लगा। शुक्रवार रात की यह परंपरा टूट गई। पिता के जाने के बाद निमिषा जैसे टूट ही गई थी। माँ तो बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, पर पिता ने कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी और आज वो भी निमिषा को छोड़कर उसकी माँ के पास चले गए थे। निमिषा पूरा दिन उनके कमरे में बैठी कभी उनकी तस्वीर को देखा करती तो कभी उनके कपड़ों को स्पर्श करके उनके होने की अनुभूति को महसूस किया करती थी। एक दिन ऐसे ही रोज की तरह वो अपने पिता के कमरे में उनकी चीजों को छू कर देख रही थी कि तभी उनकी एक डायरी में से उसे थिएटर के फ्राइडे के 2 टिकट मिले, सेम सीट के। ये उसी फ्राइडे के थे जिस फ्राइडे को उनका देहांत हुआ था। निमिषा की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उसके मुंह से जैसे आवाज नहीं निकल पा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला और अगले फ्राइडे थिएटर जाने का निश्चय किया। वो थिएटर गई और उसने सेम सीट की 2 टिकट्स ली और जाकर अपनी सीट पर बैठ गई और दूसरी सीट पर उसने अपने पिता की टोपी रख दी। अब निमिषा ऐसे ही थिएटर आती, 2 सीट बुक करती, एक पे खुद बैठती और एक पर अपने पिताजी की टोपी रख देती। शायद वो खुद को यह एहसास दिलाते रहना चाहती थी कि वो अकेली नहीं है। उसके पिताजी आज भी उसके साथ है और हमेशा की तरह उसके साथ प्ले देखते हैं। वहाँ का जो होस्ट था वो ये बात नोटिस करता था, पर कभी कुछ कहता नहीं था। बस निमिषा की तरफ देखकर एक स्माइल दे देता। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और शायद ऐसे ही चलता रहता अगर उस दिन थिएटर में एक प्रसिद्ध नाटक समय का पुल का आयोजन ना होता। हर बार की तरह निमिषा प्ले देखने समय से पहुंच गई। जब निमिषा थिएटर में प्रवेश कर रही थी, उन्होंने एक बुजुर्ग सज्जन को सीट खोजते हुए देखा। थिएटर असामान्य रूप से भरा हुआ था और वो परेशान दिख रहे थे। निमिषा ने एक पल के लिए सोचा और अपने पिता की टोपी के साथ सजी खाली सीट की ओर देखा। हिम्मत जुटाते हुए निमिषा उस व्यक्ति के पास गई। माफ कीजिए सर, क्या आप यहाँ बैठना चाहेंगे? उसने पेशकश की। वो व्यक्ति आभारी होकर मुस्कुराया। धन्यवाद बेटी, मुझे डर था कि प्रदर्शन छूट जाएगा। जैसे ही नाटक शुरू हुआ, निमिषा को दुख की एक लहर ने घेर लिया। उसे अपने पिता की बहुत याद आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उसके भीतर कुछ बदलने लगा। समय का पुल एक कहानी थी प्रेम, हानि और आगे बढ़ने के साहस की। ये उसके अपने सफर को एक ऐसे तरीके से प्रतिबिंबित कर रही थी जो दर्दनाक और सुधारने वाला था। जीवन को एक नई दिशा की तरफ कैसे ले जाया जाए,
ये सब उस प्ले में बखूबी दिखाया जा रहा था। अंतराल के दौरान बुजुर्ग व्यक्ति ने निमिषा की ओर रुख किया और कहा, ये थिएटर मेरे लिए बहुत सारी यादें समेटे हुए है। मैं अपनी दिवंगत पत्नी के साथ यहाँ आता था। वो कुछ साल पहले गुजर गई, लेकिन मैं आता रहा। लंबे समय तक मैंने उनकी सीट बचाए रखी, ठीक वैसे ही जैसे तुमने अपने पिता के लिए किया। निमिषा चौंक गई। आपको कैसे पता? उसने पूछा। वो व्यक्ति धीरे से मुस्कुराया। मैं तुम्हारी आंखों में वो दर्द देख सकता हूँ जो कभी मेरी आंखों में हुआ करता था। ये उन लोगों का दर्द है जो अतीत को पकड़ कर रखते हैं, क्योंकि उसे छोड़ना बहुत दर्दनाक होता है। उन्होंने अंतराल भर बातें की, अपने प्रियजनों की कहानियां साझा की। उस व्यक्ति का नाम अरुण था और उन्होंने अपनी पत्नी की याद को सम्मानित करते हुए पूरी तरह से जीना सीखा था। नए अनुभवों को अपनाया और वर्तमान को संजोया। जब दूसरा अंक शुरू हुआ, निमिषा ने शांति की अनुभूति की। उसे एहसास हुआ कि छोड़ना उसके पिता को भूलना नहीं था। इसका मतलब था उनकी याद को सम्मानित करते हुए जीना, जैसे अरुण ने अपनी पत्नी के लिए किया था। जब नाटक समाप्त हुआ, निमिषा और अरुण ने अलविदा कहा। उन्हें पता था कि उन्होंने एक मित्र पाया है। जैसे ही निमिषा जाने को हुई, तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज लगाई। सुनिए मोहतरमा। निमिषा ने पीछे पलट कर देखा तो एक खूबसूरत नौजवान, जिसकी उम्र करीबन 27-28 के आसपास की होगी, दिखने में निहायती शरीफ और अच्छे खानदान का लग रहा था। ये कोई और नहीं, वहां का होस्ट था। निमिषा उसे पहचान गई, क्योंकि वो अक्सर निमिषा को देखकर स्माइल किया करता था। आज पहली बार उसने निमिषा से बात की। निमिषा ने उसकी तरफ देखा और कहा, जी कहिए। वो नौजवान, जिसका नाम वैभव था, निमिषा के पास आकर बोला, माफ कीजिएगा, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? वैसे तो हम अजनबी नहीं हैं, पर हाँ, जान पहचान है ऐसा भी नहीं कह सकते। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आपके कीमती वक्त में से कुछ लम्हे आप इस नाचीज को दे सकती हैं? निमिषा को ना जाने क्यों उसका ये अंदाज़े बयां पसंद आया और उसने कहा, जी बेशक, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? वैभव ने कहा, जी यहाँ नहीं, अगर इजाज़त हो तो हम कैंटीन में बैठकर चाय पीते पीते बात कर सकते हैं। निमिषा ने हाँ में सर हिलाया और दोनों कैंटीन की तरफ चल दिए। वैभव ने 2 चाय और समोसे ऑर्डर किए और बोला, इस नाचीज को वैभव कहते हैं। आपका नाम? जी मेरा नाम निमिषा है। तो निमिषा जी, मैंने आपको अक्सर यहाँ आते देखा है। पहले आप शायद अपने पिताजी के साथ आती थी, पर फिर एक दिन अचानक से आप लोगों ने आना बंद कर दिया। उसका कारण मुझे उस दिन पता चला जब आप कई दिनों बाद वापस से आई और आपने अपनी पास वाली सीट पर एक टोपी रख दी और प्ले देखने लगी। मैं समझ गया कि आपके पिताजी अब आपके साथ नहीं हैं और उन्हें याद करके ही आप दो सीट बुक करने लगी। पर आज जब आपने वो सीट उन बुजुर्ग को दे दी तो न जाने क्यों मुझसे रहा नहीं गया और आपसे पूछने का मन हुआ कि आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने अपने पिताजी की सीट उन्हें दे दी। निमिषा ने कहा, उस वक्त उन्हें उसकी जरूरत थी और मुझे यही ठीक लगा। वैभव ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक किया। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो हम खुद को ये यकीन नहीं दिला पाते कि अब वो हमारे पास नहीं है, और इसी वजह से हम उन्हें खुद से दूर करते हुए डरते हैं। पर यकीन मानिए निमिषा जी, आपके पिताजी जहाँ कहीं भी होंगे, आपको ऐसे देखकर खुश तो नहीं होंगे,
पर आज आपने उन बुजुर्ग को सीट देकर अपने पिताजी को बहुत खुशी दी है। ये सब सुनकर निमिषा की आंखें भर आती है। ये देखकर वैभव माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए कहता है, अगर ये काम मैं करता तो मेरे पिताजी तो मुझे अपने पास ही बुला लेते और बोलते कि तुझे अगर ऐसे ही फिजूल खर्ची करनी है तो तू यहीं मेरे पास रह। ये कहकर हंसने लगता है और उसकी इस बात से निमिषा को भी हंसी आ जाती है और वैभव उसे हंसते देखकर कहता है, आप ऐसे हंसते रहा कीजिए, अच्छी लगती है। और एक बात, अगर आप मुझसे वादा करें कि आप ऐसे ही प्ले देखने आती रहेंगी तो मैं लाइफ टाइम मेंबरशिप आधे प्राइस में दिला दूंगा। ये सुनकर निमिषा स्माइल कर देती है और हाँ में सिर हिला देती है। वैभव कहता है, ये हुई ना बात, चलिए इसी खुशी में एक एक कप चाय और हो जाए। और वो चाय का ऑर्डर देता है। उस दिन जब वो थिएटर से बाहर निकली उसे बहुत हल्का महसूस हुआ, जैसे उसके दिल से एक बोझ उतर गया हो। अगले शुक्रवार निमिषा ने सिर्फ एक टिकट खरीदी। वो E7 पर बैठी और बगल की सीट खाली थी। ये एक कड़वा मीठा पल था, लेकिन निमिषा ने अपने पिता की उपस्थिति को एक नए तरीके से महसूस किया। वो निमिषा के साथ थे, खाली सीट में नहीं बल्कि उसके दिल में, उसके भविष्य को अपनाने में मार्गदर्शन करते हुए। उस दिन से निमिषा ने एवरग्रीन थिएटर आना जारी रखा। वह बगल की सीट नहीं बचाती, लेकिन हमेशा अपने बैग में अपने पिता की टोपी रखती। यह उनके प्यार का प्रतीक था, उन यादों की याद दिलाता था जो उन्होंने साझा की थी और उसे छोड़ने की हिम्मत की गवाही थी। वैभव ने अपना किया हुआ वादा पूरा किया और निमिषा को लाइफ टाइम मेंबरशिप हाफ प्राइस में दिलवा दी। हाँ, ये बात और है कि अब दोनों अक्सर कैंटीन में चाय पीते और समोसे खाते नजर आ जाते हैं। समय के साथ निमिषा ने नए दोस्त, नई कहानियां और नई यादें पाई। उसने सीखा कि छोड़ना हानि के बारे में नहीं था, ये बढ़ने और नई शुरुआत की जगह बनाने के बारे में था। और उस खूबसूरत थिएटर में मंद रोशनी और मंत्र मुग्ध कर देने वाली कहानियों के बीच उसने उपचार और जीवन के प्रति एक नया प्रेम पाया और एक नया साथी पाया। अब भी निमिषा अपने पिताजी के कमरे में जाया करती है, पर अकेले नहीं। अब उसके साथ वैभव भी होता है। वो उसे अपने पिताजी की रंगमंच के प्रति रुचि और उनके कई सारे उपन्यास दिखाती जो उसके पिताजी के पसंदीदा थे। और इस तरह निमिषा की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। ऐसे ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल लेट्स एक्सप्रेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।